नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री। इस क्लास को शुरू किया है हमने आज से और आज ही हमारी पहली क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यता स्थल को पढ़ने वाले हैं। यह पार्ट 1 होने वाला है, जिसके अंदर हम कुछ सभ्यताओं को कवर करेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लेंगे। कुछ ऐसे फ्लो चार्ट्स के द्वारा अपन इस क्लास को पढ़ेंगे ताकि हर चीज़ आपको एकदम क्लियर हो कि सभ्यता स्थल में कैसे क्या जो थे वो अवशेष मिले, किस प्रकार से उनकी खोज हुई। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिससे कि अपना रिवीजन जो है वो काफ़ी बेहतर हो सके। क्वेश्चन आंसर से अपना रिवीजन अच्छा होगा, साथ में नोट्स जो है वो आपके फ्लो चार्ट से बनाए गए हैं, जिनसे भी आपका जो है पढ़ने का तरीका और पढ़ने का स्टाइल भी चेंज होगा। और देखो, फ्लो चार्ट से हर चीज़ अपने दिमाग में छप जाती है, और जब दिमाग में छप जाती है तो ऐसे क्वेश्चन अपने को बहुत ईजी लगते हैं। चलिए अब देखो, ये जो बैच अपना 1 महीने पहले से चल रहा है, और इस बैच में हमने ज्योग्राफी के अंदर कम से कम 4 टॉपिक कवर कर लिए थे। और आज ये हिस्ट्री की पहली क्लास है जिसके अंदर हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और इस क्लास का जो आपको कंप्लीट नोट्स का जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा, तो वो पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। कहाँ पर है? चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद में आपको इस क्लास का जो है लिंक और साथ में इसका पीडीएफ दोनों वहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में एक और बात कि कुछ ही दिनों के बाद में जैसे ही अपन 100 सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं आप सभी के सामने अपनी वेबसाइट और साथ में आपके एक लिए अनाउंसमेंट है जिसका है टेस्ट सीरीज़। यानी कि वेबसाइट पर ही आपको जो है ये जो वीडियोस है ये वेबसाइट पर मिल जाएगी फ्री में। ये वीडियोस के जो नोट्स है वो आपको वेबसाइट में फ्री में मिल जाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। यानी कि सारी की सारी चीज़ें जितनी भी है वो सब आपको वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएगी। तो उस वेबसाइट से क्या होगा फ़ायदा कि आप जैसे टेस्ट के लिए अलग वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जाते हो, वीडियोस के लिए आप यूट्यूब पे आते हो, आपको बार बार इधर उधर घूमना ना पड़ेगा। डायरेक्ट आप एक ही जगह से जो है एक ही प्लेटफॉर्म से अपना सिलेबस, अपने नोट्स, अपने टेस्ट सब कुछ कवर कर सकते हो। चलिए अब बहुत बातें हो चुकी है, अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें हम सबसे पहले है इसके कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे। समझिए, भारतीय जो उपमहाद्वीप है, यहाँ पर समझिए, भारतीय उपमहाद्वीप और राजस्थान का प्राचीन इतिहास के जो कालखंड है और कालीबंगा सभ्यता है अपन उसको पढ़ेंगे। कालखंड से का मतलब हो चुका है समय। देखो, सबसे पहले कालखंड को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो देखो, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल जो साक्ष्य है वो यहाँ से मिले हैं, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं वो लिखित नहीं मिले हैं, केवल यहाँ पर साक्ष्य ही मिले हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि साक्ष्य भी मिले हैं पुरातात्विक, साथ में कुछ लिखित अवशेष मिले हैं, लेकिन अपन उन्हें पढ़ नहीं पाए, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता हो चुकी है। ऐतिहासिक काल के अंदर क्या हुआ, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल चुके हैं और लिखित में भी मिले थे, और हम उन्हें पढ़ भी पाते हैं, जिन्हें आज के टाइम पर अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में जैसे अपने को कालीबंगा में सर्पिलाकार लिपि की जो है थी, अपने को वहाँ पे साक्ष्य मिले थे, तो उसे अपन लोग पढ़ नहीं पाए थे, इसीलिए किसमें आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर। चलिए अभी थोड़ी कालीबंगा सभ्यता को जो है अच्छे से थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्या सिस्टम है अपनी कालीबंगा सभ्यता का। तो देखिए, अपनी जो कालीबंगा सभ्यता है ये कहाँ पर है? अपने हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता है, जो कि हनुमानगढ़ के कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन आया हुआ है, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में स्थित है? तो वह है दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर। अगर नदी की बात करें तो घग्गर नदी, जिसका उपनाम है नाली, और मृत नदी, सरस्वती, देशवती। ये ज्योग्राफी के अंदर भी अपन लोग इसे पढ़ कर आए थे। अगर कालीबंगा सभ्यता का समय की बात करें तो वो आता है आपके 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और ये जो समय है ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो C14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति, यानी कि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इस समय की गणना की जाती है। उपनामों की अगर हम कालीबंगा सभ्यता के जो उपनाम है उनकी अगर हम बात करें तो इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कच्ची ईंटों से यहाँ के मकानों का निर्माण किया गया था। इसे हम लोग जो है तीसरी राजधानी कहते हैं। किसकी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। और यह किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। पिगट ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या है, यह जुड़वा राजधानी। और तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। वहीं पर यहाँ पर दीनहीन और यहाँ पर कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मकान जो है वो कच्ची ईंटों के हैं, इसीलिए अपन इसे दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पर आता है
कि जो आपकी कलिबंगा सभ्यता है उसकी लिपि कौन सी थी, वो थी आपके सर्पिलाकार लिपि। कौन सी? सर्पिलाकार लिपि, जिनके जो अक्षर थे उन्हें अपन लोग पढ़ नहीं पाते थे, उनके अक्षरों को हम पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग क्या थे? साक्षर थे। वहाँ के लोग क्या थे? साक्षर थे, यानी कि पढ़े लिखे थे। अब खोज और उत्खनन की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो इसकी जानकारी दी थी हमें कलिबंगा सभ्यता की, वो दी थी एल.पी. तेसीतोरी ने। किन्होंने दी? एल.पी. तेसीतोरी ने। और इसकी पुष्टि किसने की थी? पुष्टि की थी ओरेन स्टेन ने। किसने की? ओरेन स्टेन ने। खोज की अगर हम बात करें तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, और कब की थी? आज़ादी के बाद। और आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा स्थल था जिसकी खोज हुई थी, और कब हुई थी? 1952 में हुई थी। उत्खनन की अगर हम बात करें तो जो इसका उत्खनन है वो बीबी लाल, बी.के. थापर और कुछ 2 अन्य आदमी थे, जगतपति जोश, एम.डी. खर्रे और साथ ही में थे के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन। ये करके सारे के सारे अपने जो क्या थे ये इसके उत्खनन करता थे। आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो अपने समझते हैं कालीबंगा सभ्यता। इसका जो अर्थ था वो था कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। क्या था? काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखो यहाँ की नगर की संरचना कैसे थी, यहाँ की कृषि, यहाँ का पशुपालन, साथ में अवशेष और यहाँ का कुछ व्यापार वगैरह, और यहाँ पर धर्म और उस पर विश्वास हम थोड़ा समझते। तो नगरों की संरचना कैसी थी? यहाँ के जो नगर थे उनकी संरचना यहाँ पर दो देखो, नगर के अंदर 2 टीले थे, एक था पश्चिमी टीला, एक था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को गढ़ी कहते थे, जिसका मतलब था सम्राट वर्ग या सार्वजनिक इमारतें यहाँ पर रहती थी। लेकिन पूर्वी टीला नगर था जहाँ पर जनसाधारण जो लोग थे वो कंप्लीट वहीं पर रहते थे, यानी कि नगर का मतलब पूरा शहर जहाँ पर सारे लोग निवास करते थे। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोहरा परकोटा था, यानी कि ये जो सभ्यता स्थल है ये दोहरे परकोटे से निर्मित सभ्यता स्थल थी। कौन सी? कालीबंगा। अगर हम बात करें कृषि की, तो कृषि और पशुपालन की बात करें तो कृषि के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जुते हुए खेत के क्या मिले? यहाँ पर प्रमाण मिले, और वह जो खेत के प्रमाण थे वो ग्रिड जो थे आकार थे उसमें ये खेत जुते हुए थे, और समकोण आप कह सकते हो, यानी कि इस प्रकार से खेतों को जोता गया था और उनको आड़ी रेखा में भी काटा गया था। इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी देखें तो कालीबंगा जो सभ्यता थी यहाँ पर दोहरी फसलें लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी? दोहरी फसलें। कौन कौन सी? देखो, गेहूं और जो एक साथ लगाए जाते थे इसे हम दोहरी फसल कह सकते हैं। चना सरसों को एक ही खेत में एक साथ लगाया जाता था, इसे हम चना सरसों यानी कि दोहरी फसल कहते हैं। तो दोहरी फसल का मतलब क्या हो गया? एक समय पर एक ही साथ में 2 फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? दोहरी फसल कहलाता है। और जुते हुए खेत के ऐसे प्रमाण मिले होते। अगर हम पशुओं की बात करें तो यहाँ पर ऊँट और कुत्ता 2 पालतू पशु यहाँ पर इनको पाला, यानी कि 2 पालतू पशु रखते थे। कौन कौन से? ऊँट और कुत्ता। ये किस प्रकार के पशु थे? पालतू थे। और इसके अलावा घोड़ा क्या था? संदिग्ध विवादित। अब संदिग्ध विवादित का मतलब ये था कि कोई तो कहता है कि घोड़े के यहाँ पर क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, लेकिन कोई कहता है कि घोड़े के अवशेष यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर घोड़े के किसी भी प्रकार के अवशेष नहीं मिले हुए। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और अवशेष भी मिले थे यहाँ से, और व्यापार की जो पद्धतियाँ थी वो भी यहाँ पर पता चली थी। देखो, मोहरे और सेलखड़ी अवशेष किसके मिले? मोहरों के अवशेष मिले, जो किससे? सेलखड़ी इनमें सबसे प्रमुख थी। कहने का मतलब सेलखड़ी से निर्मित थे जो मोहरे थी वो। अब सर्वाधिक कौन सी मोहरे थी यहाँ पर? वर्गाकार चौकोर, यानी कि जो चौकोर जो मोहरे थी वो सर्वाधिक थी। बाकी अगर देखे जाए तो मोहरे यहाँ पर आयताकार, ठीक है, वर्ताकार, बेलनाकार, इस प्रकार की यहाँ पर क्या थी? मोहरे थी। व्यापार की बात करें तो वस्तु विनिमय का जो था यहाँ पर व्यापार होता था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना, ठीक है। और बाट कितने का था? 16 के गुणज का क्या था? बाट था। उसके अलावा देखिए तो कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं इसे, यानी कि लोहे का इन लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं था। यहाँ पर जितने भी अवशेष मिले वो सब कांसे के मिले थे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो धर्म और विश्वास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ मिली, यानी कि हवन कुंड, उनके पास में क्या मिला? कंकाल मिला, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर बलि का काम भी होता था। ये क्या था? बलि का संकेत था। स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुआ। मंदिर और मातृ देवी की मूर्तियां भी आपस यहाँ से नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली? तो हम कह सकते हैं कि धर्म में इतना विश्वास नहीं करते थे। मंदिर और जो मातृ देवी थी उनकी मूर्तियां यहाँ से नहीं मिली। इसके अलावा अगर हम देखें तो कालीबंगा जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का नगर नियोजन और उसके अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करेंगे। नगर नियोजन की बात करेंगे, मकान सड़कें कैसी थी उसके ऊपर बात करेंगे, और कुछ अन्य जो साक्ष्य है उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। नगर का नियोजन यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। यहाँ का समाज कैसा था उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेंगे, और जल निकासी यहाँ पर किस प्रकार की होती थी उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। ये छोटे छोटे से जो टॉपिक्स है ये थोड़े अपने लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर अपन लोग जो है सबसे पहले अगर अपने नगर नियोजन को अगर अपन समझते हैं, देखो ये नगरीय सभ्यता थी,
तो यहाँ पर जो मोहर थी वो एक, और जो एक यहाँ पर एक मोहर मिली इसी नगर के अंदर, और उस नगर में क्या था, उस जो वो मोहर थी उसके एक साइड में तो व्याघ्र का अंकन था और दूसरी तरफ महिला की फोटो थी। यानी कि एक साइड में क्या था, व्याघ्र यानी कि शेर, दूसरी तरफ महिला का फोटो था। तो हम कह सकते हैं यहाँ का जो परिवार था वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक, क्योंकि महिला की फोटो मिली तो इसका मतलब मातृ सत्तात्मक परिवार था। और कैसा परिवार था, एकल परिवार प्रणाली यहाँ पर मिली थी। कैसी मिली, एकल परिवार प्रणाली यहाँ से मिली थी। देखो समाज की अगर हम बात करें तो शांति प्रिय यहाँ के लोग थे, अस्त्र शस्त्र के अवशेष यहाँ से नहीं मिले, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे थे, शांति प्रिय थे। जल निकासी की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जल निकासी कैसे होती है, तो देखो यहाँ पर लकड़ी की क्या होती थी, नालियाँ होती थी जिनसे जल निकासी होती थी। सार्वजनिक नालियों के अवशेष यहाँ से नहीं मिले। सार्वजनिक जैसे अपने यहाँ पर अभी सार्वजनिक नाले होते, पूरे गाँव का पानी एक में जाता है, वैसे नहीं, हर एक घर के बाहर अपनी अपनी एक एक नालियाँ थी जिससे यहाँ से पानी का निकासन होता था। आगे अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मकान थे, मकान की जो थी वो कच्ची ईंटों से निर्मित यहाँ पर मकान थे। ईंटों का अनुपात कैसा था, 4:2:1, यानी कि 4:2:1। दरवाजे के पीछे जो थी वो क्या खुलती, गलियाँ खुलती थी, यानी कि दरवाजा क्या किधर खुलता था, घर के पीछे की साइड में, और उधर क्या थी, गलियाँ वगैरह, यानी कि गलियों की साइड में क्या खुलता था, दरवाजे खुलते थे। दरवाजे जो थे वो एक पे के थे और छिद्रनुमा जो थे वो किवाड़ थे। उस पद्धति पर इन दरवाज़ों को बनाया गया था। जैसे किवाड़ जो होते हैं, यानी कि जो दरवाजे होते हैं वो एक दो पलड़े वाले होते हैं, एक पलड़े का कंप्लीट एक दरवाज़ा था और उस पर क्या थे, छिद्र थे। इसके अलावा देखो ये जो मकान थे ये मुख्य रूप से एक मंजिला होते थे और इनमें खिड़कियां नहीं होती थी। लेकिन कुछ जो मकान थे वो 2 मंजिला मकान होते थे और उनके अंदर जो थी दूसरी मंजिल के अंदर खिड़कियां पाई जाती थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एक मंजिला मकान होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी, लेकिन जो 2 मंजिला मकान होते थे उनमें खिड़कियां होती थी। सड़कों की बात करें तो यह भी समकोण पर काटती थी, यानी कि ग्रिड पद्धति हो गई, जैसे अपन लोगों ने खेती में पढ़कर आए थे। ऑक्सफोर्ड पद्धति कह सकते हो, चेम्सफोर्ड पद्धति पे आप इसे कह सकते हो। मुख्य सड़क कौन सी थी, उत्तर से लेकर उस, यानी कि कलिबंगा सभ्यता की जो वो शहर था वहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ आने वाली जो सड़क थी वो मुख्य सड़क थी, और उस सड़क को क्या कहते थे, राजपथ, राजपथ कहते थे। आगे हम देखें तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो साक्ष्य थे उनमें तंदूरे की आकृति का क्या था, चूल्हे था, तांबे कांसे की आकृति की बेल की मूर्ति थी, वहीं हाथी दांत का क्या था, कंगा था, कांसे का क्या था, दर्पण था। कांसे से निर्मित दर्पण, हाथी दांत का बना कंगा, तंदूरे की आकृति का चूल्हा और तांबे की मूर्ति वो किसकी थी, बेल की थी। अगर यहाँ देखें तो शल्य चिकित्सा के क्या मिले थे, कालीबंगा से अवशेष मिले थे। किसके मिले थे, शल्य चिकित्सा के, और उनमें क्या थे, 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली। ये हम कह सकते हैं कि 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली। और यह क्या थी, हाइड्रोस्पालिस जो पद्धति थी उससे मस्तिष्क जो था उसके शीर्ष के अवशेष यहाँ से मिले। हम कह सकते हैं कि यानी कि एक खोपड़ी थी उस पर 6 छिद्र के, यानी कि 6 छिद्र मिले, जिससे अपन कह सकते हैं कि यह क्या थी, शल्य चिकित्सा के अवशेष थे। किस में, कालीबंगा के अंदर। अब हम लोग जो है कालीबंगा सभ्यता के दाह संस्कार, पतन, ऐतिहासिक संदर्भों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो दाह संस्कार और समाधियों को अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर दाह संस्कार जो था वो 3 प्रकार का होता था। एक होता था कलश शवादान, एक पूर्ण शवादान, एक होता था आंशिक शवादान। देखो एक होती थी यहाँ पर युगल समाधि भी यहाँ पर होती थी। कहने का मतलब पति और पत्नी दोनों को एक साथ ही दफनाया जाता था। देखो यहाँ पर जो दाह संस्कार होता था उसमें 2 प्रकार था। एक पीठ के बल ले जाते थे, तब क्या होता था कि जो सिर था उसे उत्तर में रखते थे और पैर को दक्षिण में रखते थे। अगर आप शव को पीठ के बल ले जा रहे हो तब तो सिर को किधर रखना पड़ेगा, उत्तर में, और पैर को किधर रखना पड़ता है, दक्षिण में। और अगर वही सिर, यानी कि वहीं पर अगर आप इसे पेट के बल इस प्रकार ले जाते हो शव को, तो आपको सिर को दक्षिण में और पैर को उत्तर में रखना पड़ता है, यानी कि उल्टा सिस्टम होता है। कब्रें जो थी यहाँ पर 3 प्रकार की कब्रें मिली। अंडाकार कब्रें मिली यहाँ से, आयताकार कब्र मिली यहाँ से, जिसके अंदर प्रतीकात्मक कब्र के रूप में यहाँ पर इसे कह सकते हो, और एक यहाँ पर वृत्ताकार गोलाकार कब्र भी यहाँ से मिली, यानी कि 3 प्रकार की यहाँ पर कब्र मिली थी। पतन के कारण की बात करें कि कालीबंगा सभ्यता का आखिरकार पतन क्यों हुआ इस सभ्यता का, तो कोई कहता है कि प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप आ गया, जैसे यहाँ पर आपको चित्र में बताया गया है, यानी कि भूकंप आ जाने के कारण किसका पतन हुआ, अपने कालीबंगा सभ्यता का। लेकिन अलग अलग जो अपने वैज्ञानिक है वो अलग अलग मत देते हैं। जैसे कैनेडियन वैज्ञानिक है वो कहते हैं संक्रामक रोग आया वहाँ पर, इसलिए वहाँ का पतन हो चुका था। एक घोष कहते हैं कि जलवायु का परिवर्तन होने के कारण आया। वहीं पर रेडेक्स कहते हैं कि भूकंप आया था। और कुछ अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि घग्गर नदी का मार्ग परिवर्तन होने के कारण कालीबंगा सभ्यता का क्या हो चुका था, पतन हो चुका था।
संग्रहालय टिकट उत्खनन कि कालीबंगा सभ्यता का जो संग्रहालय वो कहाँ है, इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया, इसका उत्खनन वगैरह का छोटा सा एक बेसिक समझेंगे। डाक टिकट की अगर हम बात करें तो कालीबंगा पर 90 पैसे का क्या चलाया गया था, डाक टिकट चलाया गया था। संग्रहालय की बात करें तो कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ के अंदर अवस्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 को की गई थी। वहीं पर अगर आप देखोगे तो जो डाक टिकट था वो 1961 में चलाया गया था 90 पैसे का। उत्खनन के जो चरण थे वो 5 चरणों में हुआ था। पहले और दूसरे चरण में हड़प्पा पूर्व का उत्खनन हुआ, वहीं तीसरे चौथे और पांचवें चरण के अंदर हड़प्पा कालीन उत्खनन हुआ। ये अपनी कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर खत्म होती है। अब थोड़ा सा कालीबंगा सभ्यता के क्वेश्चंस को करेंगे। तो किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं, तो वो हो चुकी है अपनी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के कितने स्तर सामने आए थे, अभी जस्ट पढ़ के आए थे। कितने उत्खनन के स्तर थे, 5 थे, जिनमें से 2 एक साथ हुए और 3 एक साथ हुए थे। चलिए देखो, जुते हुए जो खेत थे उनके साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले, कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। अब देखो ये थोड़ा इजी हो चुके हैं, क्वेश्चन बहुत इजी हो चुके हैं, क्योंकि अभी जस्ट कालीबंगा पढ़ के आए थे। तो अब कौन सी सभ्यता से मिले, तो अपनों का आंसर भी कौन सा होगा, कालीबंगा होगा। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी अपन कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को लास्ट में रखेंगे, ताकि जो है अब लोगों को जो है कन्फ्यूजन ये जो है ईजी ना लगे इतने भी कि किस सभ्यता में होता हो। तो आप थोड़ा सा ऑप्शनों को पढ़े और समझने की कोशिश करें। अब ऐसे आ गया किस सभ्यता में हुआ, तो आप डायरेक्ट सोच लोगे कालीबंगा, क्योंकि अभी तक तो केवल पढ़ी कालीबंगा ही है। चलिए देखो आगे देखते हैं, कालीबंगा से प्राप्त शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण थे वो किस रूप में मिले थे। तो देखो जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण थे वो किस रूप में मिले, क्या वो हड्डियों के ढांचे के रूप में मिले थे, क्या वो प्लास्टिक सर्जरी के रूप में मिले थे, या फिर वो तांबे के औजार के रूप में मिले थे। हमने पढ़ के आए थे 6 छिद्र वाली बालक की खोपड़ी या 6 छिद्र वाली जो खोपड़ी थी उसके आधार पर कालीबंगा सभ्यता के क्या मिले थे अपने को, शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व में जो लकड़ी की नालियाँ थी वह एकमात्र प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले। तो लकड़ी की नालियों की अगर हम बात करें तो आपको कालीबंगा से मिली थी। कहाँ से मिली थी लकड़ी की नालियाँ, कालीबंगा से मिली थी। और ये कोई सार्वजनिक नालियाँ नहीं थी, ये भी अपन ने पढ़ा था। कालीबंगा से जो अग्नि वेदिकाएँ मिली थी उनकी संख्या कितनी थी, तो हम पढ़े थे कालीबंगा से टोटल 7 अग्नि वेदिकाएँ अपने को मिली थी। कितनी मिली थी, 7 अग्नि वेदिकाएँ, जिनके पास में क्या मिला था, एक कंकाल मिला था। और उस कंकाल से यह अनुमान लगा लिया गया था कि यहाँ पर बलि भी दी जाती थी, यानी कि ये बलि पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। तो बलि के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले थे। इसके अलावा देखो कि कालीबंगा जो स्थल था इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की, तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज अमलानंद घोष के द्वारा सन 1952 के अंदर की गई थी। जो राज्य की या देश की आज़ादी के बाद पहली क्या थी, खोजी गई सभ्यता थी। ठीक है, आज़ादी के बाद की पहली खोजी गई सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आता है, किस सभ्यता को क्या कहते हैं, दीनहीन बस्ती यानी कि गरीब बस्ती कहते हैं। तो हम पढ़े थे कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। और ऐसा कहने का कारण क्या था, तो यहाँ पर जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। किन से निर्मित थे, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान थे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दीनहीन बस्ती। अब कच्ची ईंटों से निर्मित थे तो ईंटों का अनुपात था 4:2:1। क्या था, 4:2:1, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण दीनहीन बस्ती कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटें थी उनका अनुपात क्या था, जस्ट पढ़कर आए हैं, 4:2:1। नेक्स्ट आता है कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से अपने को भूकंप के साक्ष्य मिले थे, वो थी आपकी कालीबंगा सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता जो थी वह उदयपुर में थी। अब देखो आहड़ सभ्यता को भी कवर कर लेते हैं। और आहड़ जो सभ्यता थी ये आयड़ नदी, बेड़ज नदी के किनारे है। आयड़ और बेड़ज का क्या जो मैटर है वो अपन लोगों ने पहले पढ़ लिया है, कि आयड़ नदी जो थी वह पहले निकलती है, फिर उदय सागर झील में गिरती है, फिर बेड़ज के नाम से वह प्रवाहित होने लग जाती है। ये अपन ज्योग्राफी में कवर कर चुके हैं। देखो खोज की बात करें या उत्खनन की बात करें तो इसकी जो खोज की थी वह किसने की, तो खोज करने वाले थे अक्षय कीर्ति व्यास। कौन थे खोजकर्ता, अक्षय कीर्ति व्यास, जिन्होंने कब की, 1953 में। उत्खनन की बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल थे, जिन्होंने 1956 में 3 साल बाद क्या किया, उत्खनन किया। उसी के 5 साल बाद में या 6 साल बाद में व्यापक उत्खनन करवाया गया HD सांखलिया के द्वारा। किन के द्वारा, HD सांखलिया के द्वारा। इसके बाद देखें तो यहाँ के परिवार नियोजन को अगर हम समझे तो यहाँ का जो परिवार नियोजन था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक या फिर संयुक्त परिवार था। और यहाँ पर पितृसत्तात्मक था।
कालीबंगा में हम पढ़ के आए थे, वहाँ का परिवार कैसा था, मातृ सत्तात्मक। कैसा था, मातृ सत्तात्मक परिवार था। कहाँ का, कालीबंगा का। अब देखो यहाँ का कैसा है, पितृ सत्तात्मक, और कालीबंगा का कैसा है, मातृ सत्तात्मक। कालीबंगा में क्या था, एकल परिवार रहता था, यहाँ पर क्या है, संयुक्त परिवार रहता है। ऐसे एक दूसरे को कंपेयर किया करो। यहाँ सामूहिक भोजन बनाया जाता था, वहाँ पर केवल एक ही परिवार का भोजन बनता था, क्योंकि एकल परिवार जो रहता था। अगर यहाँ पर अन्न भंडार की बात करें कि यहाँ पर जो था अन्न भंडार, वह क्या कहलाता था, अन्न भंडार के लिए ऐसे कोठे हो, यानी कि गोरे और कोठे, या फिर आप इन्हें ओबरे कह सकते हो, ये होते थे मटके की आकृति के, जिनमें क्या किया जाता था, अन्न को भरा जाता था। गोरे, कोठे या फिर ओबरे क्या होते थे, अन्न भंडार के लिए जो थे अपने पात्र होते थे। उपकरणों की बात करें तो यहाँ पर देखो एक थाली मिली थी, पूजा की थाली, ठीक है। इसके अलावा यानी कि पूजा करने के लिए एक थाली दी गई मिली थी। उसके अलावा चक्की जो थी, ये चक्की, उसके पार्ट्स मिले थे। उसके अलावा भी यहाँ पर एक जो पत्थर मिला था, यानी कि जो चटनी बनाने का जो पत्थर होता है अभी अपने गाँव के अंदर, वैसा ही मिला था यहाँ पर एक पत्थर। उसके अलावा यहाँ पर जो तांबे की गलाने की जो भट्टियाँ थी, वो भी यहाँ से मिली थी। हाँ, ये इंग्लिश में है तो आप लोग इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको इसीलिए हिंदी में बता रहा हूँ इन्हें। चलो अब आप आगे देखो, यहाँ पर जो भवन निर्माण थे, यानी कि घर कैसे बनते थे, तो छत किसकी बनती थी, लकड़ी या फिर बांस की। वहीं दीवारें किसकी थी, पत्थर या फिर मिट्टी की। और नींव किसकी रखते थे, ग्रेनाइट के पत्थर की। या तो पत्थर रख देते थे या फिर ग्रेनाइट रखते थे। अब यहाँ पर भी मर्दबांड पाए जाते थे, और मर्दबांड पाए जाते थे लाल या काले रंग के, क्या थे यहाँ पर, मर्दबांड थे, जिन पर उल्टी तपाई या उकेरना पद्धति के द्वारा इन पर जो थे चित्र बनाए जाते थे। चित्र बनाने की पद्धति क्या कहलाती थी, उल्टी तपाई या उकेरना। और रंग कौन सा था, लाल या काला। यहाँ पर जल निकासी के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था, वह थी चक्रकूप पद्धति। चक्रकूप पद्धति के द्वारा यहाँ से जल निकासी की जाती थी। आगे हम देखते हैं आहार सभ्यता को, तो यहाँ के शवाधान, यानी कि शवाधान या आभूषण को अगर हम समझे, तो यहाँ पर लोग जो थे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए क्या करते थे, आभूषणों के साथ में ही इंसान को दफना देते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि वापिस से क्या होगा, इंसान का पुनर्जन्म होगा। देखो यहाँ समझने की, पीछे वाले पेज में कुछ भी नहीं छूटा है, कंप्लीट कवर किया है। अभी देखो यहाँ पे समझना कि यहाँ के जो लोग थे, अपन ने पढ़ लिया है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो ये आभूषणों के साथ क्या करते थे, लोगों को दफनाते थे। ये कवर है। इसके बाद देखो उद्योगों को अगर हम समझिए, तो यहाँ पर कपड़े छपाई के क्या थे, उद्योग थे। कपड़े छपाई के उद्योग थे, और कपड़े की छपाई किससे की जाती थी, बतकड़ों से की जाती थी। और ये जो बतकड़े थे, ये कैसे आकृति के थे, एक लकड़ी की एक मोहर के समान थे, जिसे आप इनके हाथों में देख सकते हो। ये ऐसी आकृति के क्या होते थे, बतकड़े होते थे, जिनसे ठप्पा लगाने के बाद क्या होता था, अपने छपाई होती थी। इसलिए इसे क्या कहते थे, ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट कहते हैं। इसके अलावा विदेशों के साथ भी क्या थे, इनके संबंध थे। और विदेशों में जो ईरान, यूनान, इन देशों, अरे यार, अब मत करिए। इसके अलावा विदेशों से भी क्या थे, इनके संबंध थे। अब विदेशों से देखो ईरान, यूनान, ऐसे देशों से क्या थे, इनके संबंध थे। ईरान के साथ संबंध थे, तो ईरान के बिना जो ईरान में जो बिना हत्थे का जलपात्र था, वो यहाँ से मिला। लेपिस लाजुलिम का जो पत्थर था, ईरानी पत्थर, वो यहाँ से मिला था। इसके अलावा 6 तांबे की मुद्राएं मिली, और 3 मोहरें मिली यहाँ से। और उसके अलावा भी यूनानी जो देवता थे, उनका संबंध यहाँ से मिलता है, यानी कि यूनानी जो लोग थे उनका संबंध मिलता है। क्यों, क्योंकि यूनानी जो देवता अपोलो थे, उनके यहाँ से क्या मिले, अपने को सिक्के मिले। क्या मिले, सिक्के मिले। और उन सिक्कों पर एक तरफ तो त्रिशूल का चित्र था, यूनानी देवता के त्रिशूल का, दूसरी तरफ यूनानी देवता के हाथ में तीर कमान थे। तो ये आकृति, ये सिक्के मिलने के कारण क्या कह सकते हैं, यूनान से भी इनका संबंध था। जलपात्र और लेपिस लाजुलिम पत्थर मिलने के कारण क्या कह सकते हैं, ईरान के साथ भी क्या था, इनका संबंध था। जैसे कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में हुआ था, कितने स्तर में, 5 स्तर में, वैसे ही इसका उत्खनन टोटल 8 चरणों में हुआ था, यानी कि 8 स्तरों में क्या हुआ था, इसका उत्खनन हुआ था। जिसमें से चौथे स्तर में तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली, और 8वें स्तर के अंदर लोहे की कुल्हाड़ी के अवशेष मिले थे। उसके अलावा एक बेल की मृण मूर्ति मिली, और इस बेल की मृण मूर्ति को क्या कहते हैं, बनासिया बुल कहते हैं। बेल की इस मृण मूर्ति को क्या कहते हैं, बनासिया बुल कहते हैं। इसलिए पूछा जा सकता है बनासिया बुल की मृण मूर्ति या फिर बनासिया बुल के जो अवशेष थे वो कहाँ से मिले, तो आप कह सकते हो आहार सभ्यता से मिले थे। और वह मूर्ति किस प्रकार की थी, एक मृण मूर्ति थी।
फसलों की बात करें तो 3 प्रकार की फसलें यहाँ पर होती थी, गेहूँ, ज्वार और चावल। जबकि वहाँ पर फसलें दो फसलों को एक साथ लगाया जाता था, इसलिए वहाँ पर दोहरी फसलें लगाई जाती थी। कहाँ? कालीबंगा के अंदर। अब देखो कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे आहड़ के, उसके बाद आहड़ खत्म हो जाएगी। आहड़ खत्म हो चुकी है, अब इसका थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद में अपन लोग बेराट सभ्यता को कवर करेंगे। गोरे व कोठे का संबंध आहड़ के किस सभ्यता से संबंधित है और किस चीज़ से संबंधित है? तो गोरे और कोठे जो है वो आहड़ सभ्यता में किसका था? तो देखो अनाज में जो भरने के जो भंडार थे, अनाज भंडार, उन्हें क्या कहते थे अपन लोग? गोरे या कोठे कहते थे। देखो इसके अलावा आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे और वहाँ भट्टियाँ मिली थी? देखो जो भट्टियाँ मिली वो किस चीज़ की मिली और किस धातु से परिचित थे? तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परिचित वह तांबे से थे। किससे थे? तांबे से थे। अब वो लोहे से भी परिचित थे, लेकिन सर्वाधिक क्या थे? वो तांबे से परिचित थे। लोहे से अपने को क्यों पता चला? क्योंकि अपन ने पढ़ा था 8वें स्तर के अंदर उन्हें एक लोहे की क्या मिली? कुल्हाड़ी भी मिली थी। कुल्हाड़ी मिली थी। उसके अलावा तांबे की यहाँ पर भट्टियाँ थी, तांबा गलाने की भट्टियाँ, तांबे के उपकरण, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं? तांबे से सर्वाधिक ये क्या थे? परिचित थे। बनासिया बुल क्या है? देखो क्वेश्चन आ चुका है। तो बनासिया बुल क्या है? आहड़ से मिली एक बेल की मृण मूर्ति है। देखो एक वास्तविक बेल का कंकाल है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। एक प्रकार की मोहर है, मोहर नहीं है ये। और तांबे का क्या है? ये सिक्का नहीं। यहाँ से क्या मिला है? एक मृण मूर्ति मिली है, किसकी? आहड़ से, बेल की। आगे हम देखें तो आहड़ जो सभ्यता थी इसके उत्खनन कितने स्तर पर किया गया था? तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन हमने पढ़ा है 8 स्तर में, जिसके अंदर चौथे वाले में तो क्या मिला? तांबे की कुल्हाड़ी। और उसके अलावा 8वें नंबर वाले में क्या मिली थी? लोहे की कुल्हाड़ी। क्या मिली? लोहे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना हत्थे का जलपात्र जो ईरान से संबंध दर्शाता है उस किस सभ्यता से मिला था? बिना हत्थे का जलपात्र जो ईरान का संबंध दर्शाता है वह आपकी आहड़ सभ्यता हो चुकी है। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता, जिसका संबंध ईरान से था। यूनानी देवता अपोलो का चित्र किस सभ्यता के से प्राप्त सिक्के पर अंकित है? तो अपन लोगों ने पढ़ा है आहड़ से यूनानी देवता अपोलो का क्या था? सिक्के पर अंकित जो चित्र था, ठीक है, उनके सिक्के भी यहीं से मिले थे। एक तरफ तो क्या था? त्रिशूल था और दूसरी तरफ क्या था? एक तीर कमान लिए हुए यूनानी देवता थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि आहड़ सभ्यता की खुदाई का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास व्यास के बाद किस व्यापक रूप से किया गया था? देखो अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने 3 साल बाद 1956 में खुदाई की थी। तो यहाँ पर अक्षय कीर्ति, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग हो चुका है, यहाँ पर खोज आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर खुदाई की बात करें तो व्यापक जो रूप से खुदाई करवाई गई थी वो एच.डी. सांकलिया के द्वारा करवाई गई थी। किन के द्वारा? एच.डी. सांकलिया के द्वारा। और जो नॉर्मल जो शुरू में करवाई गई थी फर्स्ट टाइम में वो थे रतन चंद्र अग्रवाल। जब इन्होंने कब करवाई थी? 1956 में। जबकि एच.डी. सांकलिया ने 1962 यानी कि 1961-62 में करवाई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर छपाई के लिए ठप्पा सभ्यता के प्रमुख उद्योग थे। किस सभ्यता के प्रमुख उद्योग जो थे वो ठप्पा थे? तो वह कौन से थे? आहड़ के, जिन पर ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट का प्रयोग किया जाता था और कपड़े पर छपाई की जाती थी। आहड़ सभ्यता से मर्दबांड किस तकनीक या रंग के थे? देखो वहाँ पर जो मर्दबांड थे वो क्या चित्रित दूसरे मर्दबांड थे? नहीं। क्या गेरू रंगों के मर्दबांड थे? नहीं। केवल काले रंग के थे? नहीं। यहाँ से जो मर्दबांड मिले थे वह मर्दबांड उल्टी तपाई जो थी तकनीक, उससे तो इन पर क्या की जाती थी? आकृतियाँ बनाई जाती थी, और वह काले और लाल रंग के क्या थे? मर्दबांड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेराट का, और यह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हम पढ़ते हैं बेराट जो सभ्यता है एक कांतली नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। नीम का थाना कांतली नदी से क्या हुई थी? विकसित। जिन्हें क्या, बेराट को क्या कहते हैं? अपने बेराट सभ्यता को जो है अपने अशोक के जितने भी शिलालेख वगैरह है ये यहाँ से अपने को मिले थे। देखो कांतली नदी के किनारे जो थी वो गणेश्वर सभ्यता हुई थी। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता हुई थी। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। और उसके अलावा बाणगंगा के किनारे कौन सी हुई थी? अपने बेराट सभ्यता हुई थी। कौन सी? बेराट सभ्यता। यहाँ पर मैंने गणेश्वर सभ्यता समझ लिया था। चलो अपन आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को। खोज या उत्खनन की अगर हम बात करें, बेराट जो विराट नगर थी जयपुर के अंदर, एक ऐतिहासिक अवलोकन, इसको थोड़ा समझते हैं। खोज की बात करें तो दयाराम साहनी के द्वारा क्या की गई थी? खोज की गई थी 1937 के अंदर। वहीं उत्खनन की बात करें तो कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा सन 1962-63 में क्या किया गया था? इसका उत्खनन किया गया था।
भीम की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, गणेश पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, इन सब पहाड़ियों पर जो है, इन सब पहाड़ियों के मध्य क्या है, बेराट सभ्यता विकसित हुई है। बाणगंगा नदी यहाँ से निकलती है इन पहाड़ियों से, और यह इसे अपन अर्जुन की गंगा या तीर गंगा भी इसे कहते हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यहाँ से बेडोल पत्थर मिला था जो पूरा पाषाणकालीन युग का था। यहाँ से चित्रकला यानी कि शैल चित्र मिले जो प्राचीन भारत की चित्रकला को दर्शाते हैं। इसके अलावा पांडवों का अज्ञातवास भी यहीं पर था और भीम के द्वारा किंचक का वध भी यहीं पर किया गया था। मौर्य वंश की जानकारी यहाँ से मिलती है अपने को। और अगर हम देखें तो मौर्य वंश की जानकारी में सबसे पहले यहाँ पर भाब्रू शिलालेख जिसकी खोज सन 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा इस जो था अपने शिलालेख इसकी खोज की गई थी, जो कहाँ से मिला? बीजक की पहाड़ी से मिला। विषय की बात करते हो, अशोक मगध जो मगधी राज था, हिंसा गौ हत्या पर रोक लगाता था, बुद्ध धम्म संघ के में विश्वास रखता था, यानी कि ये इसकी विशेषताएं मिली थी। देखो इस जो शिलालेख था इसके अंदर क्या बताया गया था कि अशोक क्या था? मगधी राज था, यानी कि मगध का क्या था? राजा था। वह हिंसा गौ हत्या पर क्या लगाता था? रोक लगाता था। बुद्ध धम्म संघ में विश्वास करता था, यानी कि बौद्ध धर्म में क्या करता था? वह विश्वास करता था। वर्तमान में यह कोलकाता संग्रहालय के अंदर क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है, यानी कि रखा गया है। उसके बाद एक और यहाँ से शिलालेख मिला था, द्वितीय खंड, जिसकी खोज सन 1871-72 में कार्लाइन के द्वारा भीम जी की डूंगरी से किया गया था। ये इसका क्या था? सेकंड नंबर का पार्ट था। यहाँ तक अपन लोगों ने कंप्लीट किया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैप्टन बैट के द्वारा जो प्रथम शिलालेख खोजा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और विशेषताएं हैं। तो जो बेराट है, इस बेराट के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर अन्य प्राचीन या फिर बौद्ध साक्ष्य कौन कौन से मिले, मुगल और मध्यकालीन के क्या साक्ष्य थे यहाँ पर, और मुद्रा और मृदभांड कौन कौन से यहाँ से मिले। उसके अलावा पतन का क्या कारण था, जैसे कालीबंगा में भूकंप उसका पतन का कारण बताया गया था। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो शंख लिपि के क्या मिले थे? यहाँ से साक्ष्य मिले थे। किसके? शंख लिपि के। और सर्पिलाकार लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो वह कब मिले थे? अपने काली बंगा से मिले थे। अलंकृत क्या क्या मिली थी? यहाँ पर ईंटें मिली थी। ईंटें किस प्रकार की थी? अलंकृत ईंटें थी। और स्वर्ण मंजूषा, स्वर्ण मंजूषा क्या होती है? जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष, यानी कि कितुन खगरोध राम सिंह सेकंड के समय में कितिन खगरोध ने जो था स्वर्ण मंजूषा क्या की थी? खोज की थी। देखो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जो अस्थियों के अवशेष थे उन्हें क्या कहते हैं? स्वर्ण मंजूषा। और इसकी सबसे पहले खोज थी वो कितु खगरोध जो थे उनको यहाँ पर मिले थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था राम सिंह सेकंड के समय के अंदर। किन्होंने करवाया था? कितुनी खगरोध के द्वारा, ठीक है, खंगारोथ। अब आगे देखो यहाँ पर राजस्थान में मानव की पहली ज्ञात प्रतिमा कौन सी थी? तो वो भी अपने यहीं से मिली थी। कहाँ से? बेराट से मिली थी। गोल मंदिर जो मठ थे वो कहाँ से मिले? बेराट से मिले। और ये बौद्ध स्तूप और मठ के अवशेष थे। कौन से? गोल मंदिर। इसके अलावा चीनी यात्री जो हेंगसांग था वो भी यात्रा करने कहाँ आया था? यहाँ पर बेराट में आया था। और इस यात्रा को इसने क्या कहा? पार यात्रा कहा था। और 8 मठों की संख्या को यह बताकर गया था कि यहाँ पर टोटल 8 मठ आपको मिलेंगे, ऐसा यह अनुमान लगाकर गए थे। इसके अलावा मुगल और मध्यकालीन साक्ष्य की बात करें तो ईदगाह, छतरी, गार्डन ऐसे मुगल टाइम के यहाँ पर मिले थे। और सिक्के ढालने की टकशाला जो अकबर ने बनाई थी, जो सर्वाधिक सिक्के उस समय जहांगीर ने इससे निकलाए थे। देखो सिक्के ढालने की जो टकशाला थी वो तो अकबर के समय में बनाई गई थी, लेकिन जहांगीर ने यहाँ से सर्वाधिक सिक्के जो थे वो बनवाए थे। कहाँ से? सिक्के डालने की टकशाला से। इसके बाद देखते हैं मुद्रा और मृदभांडों की। तो यहाँ पर धूसर रंग के क्या थे? मृदभांड थे, जिन पर स्वास्तिक या त्रिरत्न के क्या बनाए जाते थे? चिन्ह बनाए जाते थे। सूती कपड़े के भी यहाँ से अवशेष मिले थे, क्योंकि सूती कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं यहाँ से मिली थी। सूती कपड़ा मिला तो उससे क्या मिली थी? उससे क्या कह सकते हैं? सूती कपड़े के यहाँ से अवशेष मिले थे। और उसी सूती कपड़े के अंदर 36 मुद्राएं थी, जिनमें से 8 तो कौन सी थी? पंचमार्क मुद्राएं। 28 क्या थी? मुद्राएं यहाँ पर इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं थी। इनमें से 16 मुद्राएं तो केवल और केवल इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की थी। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा सी समझने की कोशिश करना। जो 8 पंचमार्क मुद्राएं थी वो आहत थी, जिन्हें अपन लोग ज्ञात यानी कि पढ़ नहीं सकते। 28 जो मुद्राएं थी वो इंडो ग्रीक शासकों की थी।
ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों की थी, यानी कि सभी सारे के सारे इंडो ग्रीक जो एरिया था उसके सारे शासकों की थी। लेकिन जिनमें से केवल 16 तो किसकी थी, मिनांडर की थी। वहाँ के शासक मिनांडर की केवल 16 मुद्राएं थी यहाँ पर, देखो सर्वाधिक उसी की थी। पतन के कारण की बात करते हैं तो कहते हैं कि हीर जो मिहिर कुल था, हूण शासक जो मिहिर कुल था, उसने उसके द्वारा यहाँ पर इस सभ्यता का क्या किया गया था, पतन किया गया था। ऐसा कहते कौन है, दयाराम साहनी जी कहते हैं। तो अपन ने आज की इस क्लास में 3 सभ्यताओं को कवर किया है। अब अपन लोग जो है लास्ट सभ्यता बची हुई है, इसके कुछ क्वेश्चन और सारी सभ्यताओं को मिला के कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो, बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी, तो बाबरू शिलालेख जो फर्स्ट बार में खोजा गया था उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी 1837 के अंदर। कब की गई थी, सॉरी 1937 के अंदर। जस्ट अपन लोग यहाँ पर पढ़कर आए थे, सॉरी 1837 ही, 1937 में तो खोज की गई थी अपने इसकी बेराट सभ्यता की। 1937 में खोज की गई थी और 1837 में शिलालेख की खोज की गई थी, सही था। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग कि यहाँ पर सूती कपड़े में लिपटी हुई 36 जो मुद्राएं मिली थी वो कहाँ से मिली, तो वो अपने बेराट से मिली थी। चीनी यात्री हेंगसाओ ने बेराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि ये यहाँ पर यात्रा करने आए थे और उस यात्रा को इन्होंने क्या कहा था, पार यात्रा क्या कहा था, क्या कहा था, पार यात्रा। उन्होंने कहा था यहाँ से क्या मिलेंगे, 8 मठ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 8 मठ मिलेंगे। बेराट में किस शासक ने हूण आक्रमण के दौरान विध्वंस किया था, किस शासक ने हूण आक्रमण के दौरान विध्वंस किया था, पढ़कर आए थे मिहिर कुल के द्वारा क्या किया गया था, बेराट का पतन किया गया था। इसे कहने वाले कौन थे, दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेराट से प्राप्त जो गोल मंदिर थे इनका संबंध किस संप्रदाय से था, तो अपन पढ़ते हैं बेराट का कंप्लीट संबंध जो था वो बौद्ध संप्रदाय से था। किससे था, बौद्ध संप्रदाय से था। और जो अशोक था उसका संबंध भी बौद्ध से ही था, बौद्ध धर्म से ही था। और ऐसा किस में बताया गया था, अपने फर्स्ट जो बाबरू शिलालेख खोजा गया था उसके अंदर। अकबर के समय जो सिक्के ढालने की जो टकशाला थी ये कहाँ स्थित है, तो वो अपने बेराट सभ्यता में स्थित है टकशाला। कहाँ पर, बेराट सभ्यता में, जिसमें सर्वाधिक सिक्के किसने बनवाए थे, जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने ऐसे सर्वाधिक सिक्के बनवाए थे। बीजे की जो पहाड़ी है, भीम जी की डूंगरी, महादेव की डूंगरी किस सभ्यता में स्थित है, ये सारी सभ्यता बेराट में है। और इसी यहाँ से क्या निकलती है, अपने अपने बाण गंगा नदी निकलती है। कौन सी, बाण गंगा नदी। कहाँ पर है ये सभी, जयपुर के अंदर। कहाँ पर, जयपुर के अंदर। आगे देखो, इंडो ग्रीक जो शासक मिनांडर था इसकी कुल कितनी मुद्राएं मिली बेराट से, तो देखो 8 मुद्राएं तो किसकी थी, अपने आहत जो थी वो मुद्राएं थी जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। 28 तो क्या थी टोटल, इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। कौन सी, इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। इन 28 में से 16 किसकी थी, केवल और केवल मिनांडर की थी। किसकी थी, 16 मुद्राएं केवल और केवल मिनांडर की थी। ये अपन लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। जो सूती कपड़े में लिपटी हुई थी 36 मुद्राएं, उनमें से 16 किसकी थी, केवल मिनांडर की। अब देखो कुछ मिक्सअप क्वेश्चन है, जैसे कालीबंगा और आहड़ संबंध में सही युग्म का चयन करो। तो कालीबंगा कैसी सभ्यता थी, क्या नगरीय सभ्यता थी, और आहड़ क्या ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी या आहड़ जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो देखो कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, नगरीय सभ्यता। इसीलिए तो यहाँ पर क्या रहता था, एकल परिवार रहता था। जबकि आहड़ एक ग्रामीण, जैसे आज शहरों में केवल एकल परिवार रहता है, गाँव में संयुक्त परिवार रहते हैं, वैसे आहड़ में संयुक्त परिवार रहते थे। इसलिए क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। और आहड़ और कालीबंगा कैसी थी, नगरीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर एकल परिवार रहता था। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, केवल और केवल यहाँ से अपने को ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर निम्न में से किस स्थल से शंख लिपि के क्या मिले थे, प्रमाण मिले थे। तो देखो शंख लिपि के जो प्रमाण थे वो अपने बेराट सभ्यता से मिले थे। अपन लोगों ने जस्ट यहाँ पर पढ़कर आए थे। आप लोग देखते हैं यहाँ पर अपन लोगों ने इस चार्ट में पढ़ा था कि यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो शंख लिपि के क्या मिले थे, यहाँ से साक्ष्य मिले थे। अब देखो यहाँ पर अपन लोगों ने जो है अपने इस टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ से कालीबंगा सभ्यता जो थी उसे कवर किया है। कौन कौन सी, कालीबंगा को हमने कवर कर लिया है, साथ में आहड़ को कवर किया है, और उसके साथ में बेराट को भी कवर किया है। सारी सभ्यताओं को कवर किया है, कौन कौन सी नदियों से कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई है। इसके अलावा इन सभ्यताओं की क्या प्रमुख विशेषताएं थी, कौन से अवशेष मिले थे, और यहाँ पर क्या क्या प्रकार के जो थे उपकरण यहाँ से मिले थे, किसका संबंध किससे था। यहाँ पर सभी के अंदर समाधानों को भी समझाया। देखो हर चीज़ को काफ़ी डीपली तरीके से समझने का कोशिश की है, ताकि आप लोगों के हर एक डाउट यहाँ से क्लियर हो सके। हो सकता है कहीं पर कोई अगर बोलने में मिस्टेक हो चुकी है तो सॉरी, क्योंकि इंसान
इंसान है, कभी कभी गलती हो ही जाती है। अब यहाँ पर देखो, अपन लोगों ने जो है यहाँ पर 3 टॉपिक यानी कि 3 सभ्यताएं कवर की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पूरी सभ्यताओं को कवर कर लेंगे। पूरी सभ्यताएं कवर होने के बाद में अपन अगला टॉपिक शुरू करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला टॉपिक किसके ऊपर होना चाहिए अपना। इसके बाद देखो, अगर अपन लोग यहाँ पर देखें तो ये जो सभ्यताएं है इनके कंप्लीट नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है और वह डाउट अगर कमेंट से सेक्शन से जो है सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर ही इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी आपको मेरिट मंत्रा की। उस इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग जो है यहाँ से मैसेज करके आपको सॉल्व यहाँ से जो डाउट है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और भी अगर आपको बताए तो कुछ ही दिनों के बाद में हम लोग जैसे ही अपना 100 सब्सक्राइबर जो है उसका क्राइटेरिया कंप्लीट करने में है, तो हम लोग आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ और साथ में ही आपके लिए एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे जिसमें आप लोग इन क्लासों को देख सकते हो। बार बार यूट्यूब खोलने की ज़रूरत नहीं है, बार बार टेलीग्राम खोल के नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। वो नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बार बार आपको टेस्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग ऐप से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारी वेबसाइट पर वो टेस्ट भी फ्री में मिल जाएंगे। हर एक एग्ज़ाम के हर एक प्रकार के टेस्ट मिलेंगे। और अभी जो टेस्ट चलेंगे वो आपके मंडे से सैटरडे तक जितना भी पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट होगा कंप्लीट फ़िलहाल तो। या फिर टेस्ट का पैटर्न भी चेंज किया जा सकता है। अब तक जितना पढ़ा दिया गया है उसका टेस्ट हो सकता है, लेकिन आपके टेस्ट जो है वो एकदम क्या होंगे, फ्री होंगे। कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। कुछ ही जैसे 100 सब्सक्राइबर होंगे हम लोग जो है इनका अनाउंसमेंट कर देंगे कि ये कब ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, कितनी तारीख से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। अब देखो, आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमारा चैनल बहुत जल्दी 100 नहीं, एक साथ अपन लोग जो है 100 के सब्सक्राइबर भी कर सकते हैं। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय